रिएक्टिविटी विद वाटर। तो सबसे पहले जो हमने रिएक्शन देखना है इन एलिमेंट्स का कि वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so with the exception of lithium, the alkali metals are extremely soft and readily fused. जैसा कि आपने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स जो है इनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। लिथियम थोड़ी सी हार्ड मेटल होती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दे आर हाईली मेलिएबल, कैन बी प्रोसेस्ड आउट इनटू शीट्स। तो मेलिएबल की मीनिंग यहाँ आगे लिख दी है मैंने। मेलिएबल का मतलब है कि आप इनसे शीट्स बना सकते हैं। एंड डक्टाइल दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, या हम इनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि आप इनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। When freshly cut, they have a bright luster which quickly tarnishes. ठीक है, जब इन मेटल्स को कट किया जाता है तो ये बड़ी इनकी सरफेस जो है बड़ी ब्राइट होती है, चमकदार होती है। Which quickly tarnished as soon as the metal comes in contact with atmosphere. और जब ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो इसकी जो लस्टरनेस है या ब्राइटनेस है या उसकी जो चमक है वो ऐसा ऐसा कम हो जाती है। जैसे कहते हैं सिल्वर है, एक इंतहाई लस्ट्रस मेटल है, ठीक है, चमकदार मेटल होती है। जब आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाती है, सिल्वर टार्निश होना शुरू हो जाती है। तो मतलब है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो ब्लैकिश होती जाती है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये मेटल्स एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में एयर की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में टार्निश हो जाते हैं। द ग्रुप 1e मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। ये तो आपको पता ही है कि ये क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है। अब हमने ट्रेंड देखने हैं डाउन द ग्रुप कि जब हम लिथियम से मूव करके सोडियम फिर पोटाशियम नीचे एलिमेंट्स की तरफ आते जाते हैं, तो वाटर के साथ इनका रिएक्शन किस तरह चेंज होता है। तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं। एज यू इंक्रीजेस अच्छा टूवर्ड्स वाटर एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो आप ऊपर से जब नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इनकी वाटर के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, एज यू गो डाउन द ग्रुप द अमाउंट ऑफ हीट गिवन ऑफ इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लिथियम टू स्टेशियम। अब जैसा कि जब ऊपर से आप नीचे मूव करके आ रहे हैं लिथियम से सोडियम फिर पोटाशियम रुबिडियम सीशियम, वाटर के साथ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो क्या ये जो अमाउंट ऑफ हीट जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, टोटल एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्या ये बढ़ती है या ये कम होती है। ठीक है, लेकिन आगे हम जाकर देखेंगे कि ये जो हीट अमाउंट ऑफ हीट गिवन ऑफ दैट इज एंथैल्पी, ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज नहीं करती। यानी अगर आप नीचे ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो हीट जो है यानी एंथैल्पी है वो इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, जिस क्या हो रही है किलो जॉल्स पर रिक्वायरमेंट। आप वैल्यूज देखिए -222 देन -184, ठीक है, देन अगेन देखें हम -196 195। अब देखिए वैल्यूज यहाँ पे क्या था, -222 के बाद 184, फिर अगेन वैल्यू 9190 पे चली गई है, फिर अगेन क्या है -203 पे चली गई है। तो कोई खास ट्रेंड नहीं पाया जा रहा है, ना ये एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करती है डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज कर जाती है, यानी आप कहेंगे पैटर्न नहीं पाया जाता। ठीक है, सो आप क्या कह सकते हो कि देयर इज नो पैटर्न एट ऑल इन दीज वैल्यूज। तो इन वैल्यूज में कोई खास ट्रेंड नहीं पाया जा रहा। दे ऑल आर फेयरली सिमिलर एंड सरप्राइजिंगली लिथियम इज द मेटल व्हिच रिलीजेस द मोस्ट हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप देखिए, आपने देखा कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब है जो नीचे आने वाली मेटल है, सीशियम है, उसकी इंथैल्पी चेंज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें जो लिथियम एक ऐसी मेटल है जो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रही है, दैट इज -222। ठीक है, when these reactions happen the differences between them lie entirely in what is happening to the metal atoms present। ठीक है, in each case you will start with metal atoms in a solid state and end up with the metal ions in the solution। आपके पास solid metal present होती है, जब आप वाटर में इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो आपके पास मेटल जो है
कैटाइन की फॉर्म में आ जाती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। मतलब आपके पास अब मेटल एटम की फॉर्म में नहीं बल्कि एक कैटाइन की फॉर्म में मोनो पॉजिटिव कैटाइन की फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट है। इसके साथ यहाँ पे एक्वस का साइन मेंशन है। ठीक है, तो आपने ट्रेंड देख लिया। अब हम ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं हम लिथियम से। लिथियम के बाद आपके पास आ जाता है सोडियम, इसके बाद है पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि ये सारी मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो जब भी ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ऑक्साइड्स की बहुत सारे टाइप्स हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस तरह के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन आर एयर रैपिडली। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं अल्कली मेटल्स जो है और रैपिडली रिएक्ट करती हैं इवन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है इसके साथ में, and thus get tarnished due to the formation of oxide on the surface of the metal. As we have studied in the previous slide कि ये जो मेटल्स हैं इतनी अगर फ्रेशली इनको कट किया जाए तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो ब्राइटनेस है, इनकी चमक है जो खत्म हो जाती है, तो टार्निशिंग का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इन मेटल्स का और ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो ऑक्साइड की लेयर जो है टार्निश काज करती है। अगर हम आयरन की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें तो उनमें हम इनको कोरोड हुआ कहते हैं, कोरोड हुई मेटल्स कहते हैं, या आयरन की केस में स्पेसिफिक रस्टिंग का वर्ड यूज किया जाता है। तो इतनी एक्टिव मेटल्स होती हैं, रिएक्टिव मेटल्स होती हैं कि इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा ही नहीं जाता क्योंकि फौरन से रिएक्शन हो जाता है। इनको केरोसिन ऑयल में के अंदर रखा जाता है ताकि वो डायरेक्ट हवा के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट ना करें। ठीक है, is this for this reason that alkali metals are stored in kerosene oil or paraffin oil? तो इसी वजह से इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल में या पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, लिथियम व्हेन बर्न्ड इन एयर गिव मेनली लिथियम मोनोऑक्साइड। सबसे पहले रिएक्शन हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे। तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। नॉर्मल ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। ठीक है, लिथियम मतलब कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है। लिथियम के बाद आती है बारी सोडियम की। अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है हमने पढ़ा इंक्रीज करती जा रही है, यानी लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा, सोडियम से ज्यादा पोटाशियम, पोटाशियम से ज्यादा रुबिडियम और सबसे ज्यादा सीशियम। ठीक है, अब देखिए जब सोडियम में रिएक्शन करना है तो सोडियम जो है यहाँ पे जो ऑक्साइड बनाएगा वो है सोडियम पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। तो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल आप देखें। सोडियम ने अपनी ऐसे रिएक्शन किया है कि जो है एक ऑक्सीजन एटम जो है और एक सोडियम अटैच में है। तो देखें आप यहाँ पे रिएक्शन होता है, 2 sodium and oxygen molecule react together to form Na2O2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसलिए हम इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। देखिए रिएक्टिविटी बढ़ गई है, नॉर्मल ऑक्साइड की बजाय उसने पर ऑक्साइड बना दिया है। अब इसके सोडियम की बात बारी आती है पोटाशियम की, रुबिडियम की, सीशियम की। तो ये तो और ज्यादा रिएक्टिव है। अब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ना ही ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं ना ही ये पर ऑक्साइड बनाते हैं, बल्कि ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स ऑफ MO2 टाइप। तो यहाँ पे जो M है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटाशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रुबिडियम को, सीशियम को। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं सुपर ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है +1 ऑक्सीडेशन, ये जो मेटल्स +1 में है, और ये जो ऑक्सीजन है सुपर ऑक्साइड्स में ये -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए रिएक्टिविटी इतनी बढ़ती जा रही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती जा रही है, ऑक्सीजन की -2 से -1 से फिर -1/2। सो यू पीपल हैव सीन कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है और किस पे डिपेंड कर रहा है, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। सो द जनरल ट्रेंड इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू द सीशियम the reactivity of metals with oxygen increases. When lithium reacts with water,
it will form a normal oxide that is Li2O. आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालने सीखी हुई है, -2 होती है। लिथियम के बाद सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता बल्कि परऑक्साइड बनाता है। और उसके बाद पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, तो ये अपने लार्ज साइज और लेस आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से और ज्यादा रिएक्टिव है। और ना ही ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ना ही ये परऑक्साइड बनाते हैं, बल्कि ये ऑक्साइड्स की एक नई टाइप बनाते हैं और MO2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। तो आपने ये देखा, since the normal oxides of alkali metals other than that of lithium are not formed। अब आपने देखा बेटा कि हमने रिएक्शन करवाए हैं और इन रिएक्शन में सिर्फ लिथियम एक ऐसी मेटल थी जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको लिथियम ऑक्साइड दिया। इसके अलावा कोई भी ऐसी मेटल नहीं है इन एलिमेंट्स में, ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको डायरेक्ट ऑक्साइड दिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप पोटाशियम का, सोडियम का, रुबिडियम या सीशियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहेंगे तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से नहीं बन सकता। आप इनडायरेक्ट तरीके से नॉर्मल ऑक्साइड्स बना सकते हैं, यानी सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं, पोटाशियम का नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और मेटल की रिएक्शन से नहीं बन सकता, वो इनडायरेक्ट रिएक्शन से बनेगा। अब वो कौन सी रिएक्शंस हैं हम देख सकते हैं। सो the normal oxides of metals other than that of lithium are not formed by the direct reaction between the metals and oxygen। आपने पीछे देखा कि हमने रिएक्शन करवाया तो सिर्फ एक ऐसा ऑक्साइड जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है वो लिथियम का है। इसके अलावा कोई भी ऑक्साइड डायरेक्ट मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से यहाँ नहीं बनता। ठीक है, तो आप यहाँ अगर देखें तो M2O टाइप चीज नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बन क्या रहा है, M2O2 बन रहा है या MO2 बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के ऑक्साइड्स चाहिए तो आप इनडायरेक्ट तरीके से बना सकते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। बाय रिड्यूसिंग पर ऑक्साइड्स, अब अगर आपने जिस मेटल का ऑक्साइड बनाना है उसके पर ऑक्साइड को रिड्यूस करें। ये देखिए फर्स्ट रिएक्शन है, आपके पास है ये सोडियम पर ऑक्साइड। अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सोडियम यूज हो तो आपके पास सोडियम पर ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नॉर्मल हो। ठीक है, इसके बाद है कि हम नाइट्राइट्स, ठीक है, उनसे भी बना सकते हैं। NO2 जो एनाइन है इसको नाइट्राइट। सॉरी, जरा मैं गेट बंद करने गई थी। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि अच्छा, तो हम ये मेथड्स पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने मेथड देखा कि हम अगर पर ऑक्साइड्स को रिड्यूस करें तो वो पर ऑक्साइड्स नॉर्मल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप नाइट्राइट्स मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि NO2-1 एनाइन वाले कंपाउंड्स को नाइट्राइट्स कहते हैं। तो यह है सोडियम नाइट्राइट, एक साल्ट है। अगर आप इसकी रिडक्शन करवा दें, सोडियम को ही रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप यूज करें, रेशियो एडजस्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है दोबारा से नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर आप नाइट्रेट्स यूज करते हैं तो फिर भी जो है मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड्स में। तो यहाँ पे NaNO3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, आपकी बुक में भी 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे NaNO3। यानी आप परऑक्साइड यूज करें, आप नाइट्राइट्स यूज करें, आप नाइट्रेट्स यूज करें, इन तीनों की जब आप रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन के नतीजे में आपके पास सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। इसी तरह अगर आप पोटेशियम के ऑक्साइड्स बनाना चाह रहे हैं नॉर्मल, तो आप पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन करवाएंगे। देन आप पोटेशियम नाइट्राइट्स की रिडक्शन करवाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट्स की रिडक्शन करवाएंगे।
और आपने रिड्यूसिंग एजेंट पोटाशियम ही यूज करना है, देन यू आर एबल टू गेट नॉर्मल पोटाशियम ऑक्साइड हैविंग नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2। ठीक है, इसी तरह आप देखिए पोटाशियम है, पोटाशियम के बाद अगर आप देखें रुबीडियम के लिए करना है या सीशियम के लिए करना है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। नॉर्मली जो हम डील करते हैं ग्रुप 1 ए एलिमेंट्स की रिएक्शंस, वो 3 मेटल्स हैं, दैट इज लिथियम है, देन सोडियम और पोटाशियम, उनके साथ रिएक्शंस को ज़्यादा स्टडी किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर हम इन ऑक्साइड्स की देखें तो कैसी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? तो नॉर्मल ऑक्साइड मीन O-2, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स का प्रोटॉन एक्सचेंज। तो नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। पीछे जो हमने रिएक्शन देखने हैं, आगे हमने पीछे वो रिएक्शंस देखे हैं कि किस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब वो ऑक्साइड्स आगे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी अगर आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो तो उसमें ऑक्साइड आइन किस तरह बिहेव करता है, किस तरह एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। So normal oxide -2 reacts with water to form hydroxides by proton exchange। अब देखिए आपके पास है O-2, इसके साथ पीछे कोई मेटल होगी बेटे, ठीक है। अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्साइड आइन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड आइन में, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आइन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक्चुअली इसने प्रोटॉन गेन किया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे ऑक्साइड आइन ने प्रोटॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोक्साइड में। इसी तरह जो वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोक्साइड आइन में, क्योंकि वाटर ने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया? ऑक्साइड आइन को। मीन वाटर ने प्रोटॉन क्या किया? लूज। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोटॉन एक्सचेंज है। प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि वाटर ने अपना प्रोटॉन ऑक्साइड आइन को दे दिया और इसके नतीजे में ऑक्साइड आइन भी हाइड्रोक्साइड आइन में कन्वर्ट हो गया और वाटर ने प्रोटॉन दे दिया था, वाटर खुद भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्साइड आइन में। तो बुक में मिस्टेक्स हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स आप लोग खत्म करें। NO3 होगा नाइट्रेट्स के लिए, देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स गलत लिखी हुई है पर ऑक्साइड्स की, सुपर ऑक्साइड्स की, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करनी है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैव एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड आर आयनिक इन नेचर सिंस दे कंटेन मोनोऑक्साइड आइन O-2। तो अगर हम देखें इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है O-2 एनाइन की, ऑक्साइड आइन की, तो इसकी स्ट्रक्चर एंटीफ्लोराइड होती है। अब आपने फर्स्ट ईयर में ये ना टॉपिक सारे स्किप कर दिए थे, जिसमें कुछ तो आपको याद होंगे, जैसे कि मोनोक्लिनिक हो गया, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ठीक है, रोम्बिक हो गया। तो ये कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थे। इसी तरह एंटीफ्लोराइड भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर एंटीफ्लोराइड होती है। और अगर हम देखें तो ये आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद पर ऑक्साइड्स की बात करें, पर ऑक्साइड्स कंटेन अ पर ऑक्साइड आइन, ठीक है। पर ऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे -2 चार्ज है O2, ठीक है। द सुपर ऑक्साइड आइन हैज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एज शोन बिलो। ये है सुपर ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड, यहाँ पे जो उसने हाइफन लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो ये मेटल के साथ लगा हुआ होगा। द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक्स इट पैरामैग्नेटिक एंड कलर, ठीक है। तो अगर हम देखें इस कंपाउंड में जब इसकी एमओटी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है, यहाँ से तो नहीं पता चलता ना, तो जब एमओटी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है तो इससे ही पता चलता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, तो कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और दूसरा आपके पास है कलर्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी चीज कलर्ड क्यों होती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में। अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है हीट के फॉर्म में। अब जो एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, मेन उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है।
तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और क्या करता है, हीट एनर्जी को रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सीशियम है, वॉयलेट कलर की वॉयलेट कलर, जब हम उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वॉयलेट कलर का फ्लेम अपीयर होता है इसका। ठीक है, इसी तरह ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कलर कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, तो कलर होना भी एक इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है और हायर एनर्जी से जब दोबारा लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो यही वजह है कि फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, आपको पता है कि ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। तो वो ब्लू कलर का कंपाउंड क्यों होता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और आपको ब्लू कलर का वो कंपाउंड नजर आता है। वो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि इन कंपाउंड्स में जिनमें ये प्रेजेंट हो, सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट हो, कंपाउंड जनरली कलर होते हैं। जनरल ट्रेंड देख लिया हमने कि नॉर्मल ऑक्साइड्स किस तरह वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। हमने डिटेल में एक एक ऑक्साइड का देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिंपल ऑक्साइड। यहाँ पे जो एक्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल को। ठीक है, अब वो मेटल कौन सी है, प्लस अल्कली मेटल होगी जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन देख लें, और फिर हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, वाटर अपना प्रोटॉन दे देता है ऑक्साइड आयन को, और आपके पास हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। तो याद रखें, हमेशा हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे सिंपल ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड्स के साथ। सो दे आर सिंपली बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव अ मेटल हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, तो हम इनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जांपल आप देखिए, लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये लिथियम ऑक्साइड है, यहाँ पे एक्स क्या चीज है, लिथियम है। तो लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास बनेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड। टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के। तो सिंपल रिएक्शन है नॉर्मल ऑक्साइड का। इसी तरह अब हमने इनका एसिड्स के साथ रिएक्शन भी देखना है। ठीक है, सो दीज सिंपल ऑक्साइड्स ऑल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स, क्योंकि रिएक्शन पिछले पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्शन करेंगे इस एसिड्स के साथ। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास क्लोराइड यानी साल्ट्स बनेंगे और वाटर बनेगा। अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्लोराइड्स बनेंगे, मेटल क्लोराइड्स बनेंगे, और साथ वाटर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ। लिथियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, लिथियम क्लोराइड, LiCl। ठीक है, लिथियम क्लोराइड बनेंगे और साथ वाटर बनेगा। तो आपने ये देखा कि लिथियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लिथियम ऑक्साइड का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास लिथियम क्लोराइड बनेगा और साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है परऑक्साइड का। ठीक है, परऑक्साइड आपको पता है कि सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है। इफ दिस रिएक्शन इज डन इन आइस कोल्ड water and the temperature controlled so that it does not rise even though these reactions are exothermic। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं इसका कोल्ड वाटर के साथ और आपने इस तरह टेम्परेचर मेंटेन करना है कि आल्दो वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, मतलब ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं फिर भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, आपने फिर भी टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करना है कि हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या कहते हैं आप आई मीन टू से कि आप क्या करते रहेंगे। अगर आपने आइस कोल्ड वाटर यूज किया तो आपने किसी तरीके से कोल्ड बाथ यूज करके उस आल्दो वो वाटर वार्म हो जाता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, आपने उस वाटर को कूल ही रखना है। ठीक है, तो फिर रिएक्शन होगा और आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनेगी। अब देखिए आपके पास यहाँ पे मैं एक्स को रिप्लेस कर देती हूँ सोडियम से। ठीक है, तो सोडियम पर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
NaOH, और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। इसी तरह डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन, ये आप कहेंगे आपके पास एक ही यहाँ पे इस मेटल में, इस ग्रुप में एक ही परऑक्साइड है और वो है सोडियम का। तो सोडियम परऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ उसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस बन जाएगी। डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है? These reactions are even more exothermic than the one with water. अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ और ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। A solution containing a salt and hydrogen peroxide is formed. पीछे हमने देखा था कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, यहाँ पे वाटर की बजाय क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये चेंज आएगा। तो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आगे जाके फर्दर रिएक्शन करेगी। अब देखिए आपके पास यहाँ पे है सोडियम पेरोक्साइड, यू हैव रिएक्टेड इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एज अ रिजल्ट कैटाइन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे, और बाकी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल डिकम्पोज टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आपको ऑक्सीजन और वाटर दे देंगे। ठीक है। इवन द टेम्परेचर राइज अगेन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अवॉइड दिस एंड अदर पोटेंशियली वायलेंट रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है और आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्दर डिकम्पोजिशन को नहीं रोक सकते। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि आप इसमें जो हीट एनर्जी रिलीज होती है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं करवाया जाता। वाटर के साथ रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है कि आप क्या कह सकते हैं कि वायलेंट रिएक्शन होने की वजह से नॉर्मली नहीं करवाया जाता वाटर के साथ भी, तो एसिड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं करवाया जाता। ठीक है, डेंजरस रिएक्शंस होते हैं। सबसे लास्ट पे आ जाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ज्यादातर जो ग्रुप 1 एक ही मेटल्स हैं, स्टार्ट करें पोटाशियम से एंड तक सीशियम तक, तो ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड्स वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं? दिस टाइम अ सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म, बट ऑक्सीजन गैस इज गिवन एज वेल। पीछे वाला रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज बन जाती है, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखें कि रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप से नीचे मूव करते जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। Once again, these are strongly exothermic reactions, and the heat produced will inevitably decompose the hydrogen peroxide to water and more oxygen. Again, violent reaction है ये। ठीक है। अब क्या होता है कि आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड बनी है, साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी है और ऑक्सीजन बनी है। यहाँ पे एडिशनल चीज है ऑक्सीजन। लेकिन इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्दर डिकम्पोजिशन को नहीं रोक सकते। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप जो हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है? अगेन दीज रिएक्शंस आर इवन मोर एक्सोथर्मिक देन विद द वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन देखा एक्सोथर्मिक था, एसिड्स क्योंकि इटसेल्फ मोर रिएक्टिव होते हैं, वाटर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फर्दर जो रिएक्शन ये ऑक्साइड्स के साथ करेंगे वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होंगे, वायलेंट रिएक्शंस होंगे। A solution containing a salt and hydrogen peroxide is formed together with oxygen gas. अब यहाँ पे पीछे वाले की तरह की रिएक्शन है जो आपने पीछे पढ़े है ना पेरोक्साइड्स में, यहाँ पे एडिशनल चीज बन रही है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है किसी भी सुपर ऑक्साइड का, साल्ट बनेगा, वाटर की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा और साथ क्या बनेगा? ऑक्सीजन। The hydrogen peroxide will again decompose to give water and oxygen and the temperature rises. टेम्परेचर का कंट्रोल आप नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में और ऑक्सीजन। तो एक सिंपल सा ट्रेंड अगर हम देखें तो सिंपल सा ट्रेंड यहाँ पे क्या है? सही है। चलो अगेन मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेती हूँ और आई विल शो यू क्या रिएक्शन होता है, आप किस तरह याद करेंगे इसको। तो याद रखें आपके पास हैं 3 तरह के ऑक्साइड्स। सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स है फॉर एग्जांपल आपके पास है लिथियम ऑक्साइड,
तो लिथियम ऑक्साइड का किस तरह रिएक्शन होगा? तो लिथियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ देखना है पहले, फिर हमने लिथियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखना है किसके साथ? एसिड के साथ। तो यहाँ पे जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो याद रखें वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सिंपल आपके पास हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बनेगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये है लिथियम है ये, ठीक है, Li2O है। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगी जो कि एक बेस है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। देखिए 2 लिथियम है, 2 लिथियम है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सॉल्ट आपके पास बनता है लिथियम क्लोराइड और वाटर बनता है साथ। ठीक है, इस तरह देखें लिथियम, यानी हमने ये सबसे पहले कौन सा पढ़ा? नॉर्मल ऑक्साइड। यहाँ मैं लिथियम को एक्स से रिप्लेस कर देती हूँ, X2O के साथ पहले सबसे रिएक्शन देखे। हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी है। सेकंड कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं, ये आपके पास हो जाते हैं आप क्या कहोगे इनको? नॉर्मल ऑक्साइड के पास जो ऑक्साइड्स हैं जो सोडियम देता है दैट इज Na2O2। ठीक है, अब मैं सोडियम को यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ X से, X2O2 टाइप जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन देंगे। उसी तरह रिएक्शन पहले हम वाटर के साथ स्टडी करेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे HCl के साथ। तो याद रखें यहाँ पे ऊपर वाटर बन रहा था, यहाँ पे आपके पास परऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे सॉरी लिथियम लिख दिया मैंने, सोडियम आएगा। चले, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, अब रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं लिखा हुआ, आप लोग बैलेंस करके लिख लीजिएगा। लास्ट आपके पास आ जाते हैं परऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। के को मैं X से रिप्लेस कर देती हूँ KO2। इनके रिएक्शंस किस तरह के होंगे? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स तो बनेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन पहले होगा। हाइड्रोक्साइड्स तो बनेंगे ही, साथ पर ऑक्साइड्स भी बनेंगे और साथ एडिशनल चीज बनेगी ऑक्सीजन। अब याद रखिए बेटा इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फर्दर इन जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है, यहाँ पे फिर डिकम्पोज हो जाती है। अब जब आप इस पर सुपर ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अगेन साल्ट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ आपके पास ऑक्सीजन O2 बनता है।